फ्रांस के राष्ट्रपति श्रीमान ओलांद, उनके साथ आया हुआ वरिष्ठ डेलीगेशन, भारत के भिन्न भिन्न कोने से आए हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, मैं चंडीगढ़ की धरती पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। चंडीगढ़ का फ्रांस के साथ एक प्रकार से नाभि का नाता है और इसलिए स्वाभाविक अपनापन उसके साथ जुड़ जाता है। मैं राष्ट्रपति जी का भाषण सुन रहा था। उनका उमंग, उत्साह, भारत के साथ काम करने का उनका संकल्प उनके हर शब्द में प्रतिबिंबित हो रहा था। पिछले एक वर्ष में मुझे करीब 5 बार उनके साथ विस्तार से देश और दुनिया की अनेक बातों में चर्चा करने का और साथ साथ काम करने का मौका मिला है। COP21 में विश्व इस बात के लिए बड़ा चिंतित भी था, आतुर भी था कि पेरिस में COP21 से क्या निकलेगा। और मैं मानता हूं कि फ्रांस की लीडरशिप ने, फ्रांस की जनता ने जिस प्रकार से इस बात को आगे बढ़ाया, वे अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट जस्टिस की बात हो, चाहे लाइफस्टाइल की बात हो, चाहे प्रकृति के साथ संवाद हो, प्रकृति का शोषण न हो, इन सारी बातों में मुझे राष्ट्रपति जी के साथ काम करने का अवसर मिला और भारत की सारी बातों को स्वीकार करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मेरे लिए तो खुशी की बात तब हुई कि जब COP21 का फाइनल ड्राफ्ट होना था और तय हो चुका था कि शाम 4 बजे अब डिक्लेरेशन करना है। इन बिटवीन राष्ट्रपति जी का मुझे फ़ोन आया, वो मुझे बताना चाहते थे फाइनल क्या हुआ है, लेकिन मुझे उसी समय जहाज़ में बैठ के बनारस जाना था और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मीटिंग का समय पोस्टपोन किया। मैं बनारस पहुँचा, मेरे से विस्तार से बातचीत की, क्या क्या होने वाला है, क्या निर्णय होने वाले हैं, मुझे अपना पूरा विश्वास में लिया और बाद में जाकर के उसको डिक्लेयर किया। मैं समझता हूं कि ये जो जेस्चर था उनका अनप्रेसिडेंटेड था। और मैं देखता हूं कि ये एक फ्रांस के साथ भारत की जो निकटता है, जो विश्वास पनपा है, ये आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए अमानत है। और इसके लिए मैं आपके नेतृत्व का आभारी हूं, आपकी पूरी टीम का बहुत आभारी हूं। आपने इस बात की चिंता जताई कि पूरी मानवजात जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के लिए परेशान है, वैसी ही पूरी मानवजात को एक चुनौती है आतंकवाद की। फ्रांस ने दुनिया के सामने एक रास्ता दिखाया है। कैसी भयंकर अवस्था में
निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिए जाए तो भी अपनी विकास की यात्रा में विचलित नहीं होना, अपने उसूलों में से विचलित नहीं होना, अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए मक्कमतापूर्वक आगे बढ़ना। फ्रांस में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो और उसके कुछ ही दिनों में विश्व के सभी देशों को पेरिस की धरती पर निमंत्रित करना, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और वहां की जनता का भी, विशेष करके वहां की मीडिया का भी मैं इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि वो पूरी तरह ऐसे संकट के समय सरकार के साथ रहे और पूरे विश्व को अचरज हुआ कि ये कैसे हो सकता है और करके दिखाया। और ऐसी चीजें हैं जो भारत के लिए सीखने के लिए काम आती हैं। ये फ्रांस ने करके दिखाया। और आतंकवाद की चुनौतियों के खिलाफ लड़ना ये मानवता का काम है। और जो जो मानवता में विश्वास करते हैं उन सब ने मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। भारत, फ्रांस मानवता में विश्वास करने वाले मूल्यों को लेकर के जिए हुए देश है। हम मिलकर के पूरे विश्व को साथ लेकर के, मानवतावादी शक्तियों को साथ लेकर के आतंकवादी मानसिकता को खत्म करेंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे और एक मानवता के विचार को आगे बढ़ाएंगे। और उस काम के आपके संकल्प के साथ भारत पूरी तरह आपके साथ रहेगा। ये बात सही है कि रक्षा ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और रक्षा के क्षेत्र में अब आज सिर्फ युद्ध अस्त्रों से ही रक्षा का विषय रहा नहीं है। अब तो साइबर सिक्योरिटी तक बात पहुंची है। एक कमरे में बैठ करके 12th का स्टूडेंट भी कहीं पर परेशानी पैदा कर सकता है, इतनी स्थिति बदली है। और इसलिए डिफेंस की दृष्टि से सिक्योरिटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के द्वारा साइबर सिक्योरिटी ये भी एक बड़ा काम हुआ है। भारत के पास आईटी के क्षेत्र में नौजवान टैलेंट है। फ्रांस के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। भारत की टैलेंट, फ्रांस का इरादा, ये अगर मिले तो हम विश्व को सुरक्षा देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है। यहाँ ढेर सारी बड़ी बड़ी विश्व की कंपनियों के सीईओ मेरे सामने मौजूद है। और मुझे विश्वास है कि आज जो भारत का वातावरण है विकास का, नई चीज़ों को करने का, विश्व को स्वीकारने का, स्वागत करने का, जो यहाँ फ्रांस की कंपनी आई है खास करके डिफेंस सेक्टर के, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत में हम मिलकर के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत के पास 800 मिलियन 65% 35 से नीचे पॉपुलेशन है हमारी। ये मैन पावर एक बहुत बड़ी एसेट है। और ये स्किल मैन पावर, टैलेंटेड मैन पावर लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का कारण बन सकता है। आज विश्व के अंदर सुरक्षा के लिए जो संसाधन मिलते हैं उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, हम कॉस्ट भी कम कर सकते हैं और इसके लिए भारत के एक प्रयोग भूमि बन सकती है। मैं इसके लिए आपको निमंत्रण देता हूँ। ये बात सही है कि जो सीईओज ने बताया कि टैक्सेशन सिस्टम हो, सरकार की व्यवस्था हो, अल्टीमेटली गुड गवर्नेंस इज एसेंस। हमारी सरकार की कोशिश है गुड गवर्नेंस के द्वारा वैश्विक जो मानदंड है, ग्लोबल जो बेंचमार्क्स हैं, उसके अनुरूप हम डिलीवरी करें। हम भारत की परंपरागत रूप जो है उसमें अच्छा करें, वो तो हम सफलता पा ही रहे हैं। लेकिन हम उस मकसद को लेकर के चलते हैं कि हम ग्लोबल बेंचमार्क के अनुकूल हमारे देश की व्यवस्थाओं को, हमारी निर्णय प्रक्रियाओं को, हमारी जुडिशियल सिस्टम को, हमारी डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म को उस ग्लोबल बेंचमार्क के साथ जोड़ करके करना की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले दिनों कुछ किया है। आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक ने अभी रेटिंग दिया। इतने कम समय में भारत का 12 पॉइंट अप जाना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 125 करोड़ का देश है। एक छोटे देश के लिए कभी इस अचीव करना बड़ा सरल होता है। इतने बड़े देश जो कि फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों को साथ लेकर के चलना होता है,
उसके बावजूद भी 12 पॉइंट अप जाना, ये अपने आप में भारत किस दिशा में जा रहा है, किस गति से जा रहा है और मिलजुल करके कितना तेजी से परिणाम ला सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण है। और यही बात है जो आने वाले दिनों में परिणाम लाने वाली है। यही बात है जो आने वाले दिनों में टैक्सेशन सिस्टम के समय में यहां पर करीब 400 से ज्यादा फ्रेंच कंपनियां ऑलरेडी भारत में काम कर रही है और इन 400 कंपनियों के अतिरिक्त 1000 से ज्यादा कंपनियां जो एक प्रकार से उनके साथ जुड़ी हुई फ्रांस के साथ जुड़ी हुई और कंपनियां यहां काम कर रही है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में फ्रांस का है। बहुत बड़ी गतिविधि फ्रांस और हिंदुस्तान मिलकर के आज भी कर रहे हैं। उनका अनुभव बहुत सकारात्मक रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्टेबल व्यवस्था हो, प्रिडिक्टेबल टैक्सेशन सिस्टम हो, इसके विषय में हम पक्षधर हैं। और आपने देखा होगा कि हम एक के बाद एक वो कदम ले रहे हैं जिस कदम से स्टेबिलिटी के संबंध में आज मुझे शब्दों के कहने की जरूरत पड़ती नहीं है। लोग मानते हैं कि यस, स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल टैक्स सिस्टम को लिए ये सरकार जानी जा रही है और हम उसी को रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स, वो बीते हुए कल की बात हो चुकी है, ये मान के चलिए अब हिंदुस्तान में वो चैप्टर कभी खुलने वाला नहीं है। ये सरकार रहेगी तब भी नहीं खुलेगा, आने वाली कोई सरकार नहीं खोल पाएगी। इतनी व्यवस्था हम कर देंगे, मैं आपको भरोसा देता हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहां जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको पता होना चाहिए कि इसका 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 15 साल के बाद क्या होगा। हम इसको काम करने के लिए तैयार है। भारत में अपार संभावना है। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें चेंज लाने पर काम कर रहे हैं, हम गुड गवर्नेंस पर कई इनिशिएटिव ले रहे हैं और यही दो चीजें हैं जो विश्व को आकर्षित करते हैं। इतने कम समय में 40% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे यहाँ इजाफा होना, ये अपने आप में दुनिया ने भारत को एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के रूप में स्वीकार किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हम फ्रांस और भारत के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम दो सरकारों के बीच या राजनीतिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ऐसा नहीं है। अगर हम बारीकी से देखें तो फ्रांस के पास जो सामर्थ्य है, जो कैपेबिलिटी है, जो महारत उसको हासिल हुई है, भारत की वो रिक्वायरमेंट है। यानी एक प्रकार से मेड फॉर ईच अदर जैसा मामला है और इसलिए जो आपके पास है वो हमारी जरूरत है। आपको जो इस मार्केट की जरूरत है वो मार्केट यहां पर अवेलेबल है। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का आपका इरादा है, वो संभावना यहां पर है और इसलिए भारत के पास फ्रांस के साथ मिलकर के काम करने की अनेक संभावनाएं बनी हुई है। हमारा जो विकास का मॉडल है उसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें फ्रांस की महारत है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ना है, चाहे रेल हो, रेड हो, मैरीटाइम के विषय हो, इवन हम वाटरवेज पर काम करना चाहते हैं क्योंकि हम क्लाइमेट के विषय में कॉन्शियस है। हम चाहते हैं हम दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भारत अपनी बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करें और इसलिए हम कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हम वाटरवेज पर जाना चाहते हैं। फ्रांस के पास उसकी कैपेसिटी है, हम मिलकर के उसमें काम कर सकते हैं। हम हमारे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं। हम रेलवे के हमारे इंजन को डीजल पर से हम उसको इलेक्ट्रिकल उस पर शिफ्ट करना चाहते हैं। ये सारे हमारे क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव हैं। एट द सेम टाइम 125 करोड़ पॉपुलेशन जो है, हमारी 1.25 बिलियन पॉपुलेशन जो है, उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत है। आज हमारी रेल है उसको कई गुना हमें बढ़ाना है। हम 50 मेट्रो सिटीज में मेट्रो ट्रेन के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं जिसमें फ्रांस के पास कैपेबिलिटी है, हम उसको काम करना चाहते हैं। इनोवेशन, फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत है इनोवेशन। हर चीज में नई चीज करना, नए तरीके से करना। भारत की टैलेंट को उसके साथ जोड़ करके करें तो मैं समझता हूं कि हम इनोवेशन की दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। COP21 पेरिस में जो रिजोल्यूशन हुआ उसके कारण तो दुनिया गौरव कर सकती है, लेकिन दो महत्वपूर्ण निर्णय वहां हुए।
दो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए गए हैं और उसके लिए मैं फ्रांस के राष्ट्रपति जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस दिशा में आगे बढ़ने का तय किया। एक, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, क्लाइमेट के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए काम करना। अमेरिका, फ्रांस और भारत तीनों मिलकर के इस दिशा में बहुत बड़ा काम करने के लिए आगे आए हैं, तो एक साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण काम हमने किया है सोलर अलायंस, ग्लोबल सोलर अलायंस। दुनिया के 122 देश ऐसे हैं कि जहां 300 दिन से ज्यादा सूरज तपता है। जो सूरज से इतने लाभान्वित है, ऐसे दुनिया के 122 देश मिलकर के ग्लोबल सोलर अलायंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इनोवेशन का क्षेत्र, ये दो ऐसे इनिशिएटिव हैं जो आने वाली शताब्दी तक उसका प्रभाव पैदा होने वाला है और उसमें हम दोनों को काम करने का अवसर मिला है, साथ साथ काम करने का अवसर मिला है। हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ये बात सही है, जैसे राष्ट्रपति जी ने कहा, भारत बहुत तेज गति से अर्बनाइज हो रहा है। हमें हमारे शहरों को आधुनिक बनाना पड़ेगा, हमें नए शहर बनाने पड़ेंगे, हमें हमारे शहर में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मोस्ट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं फ्रांस का आभारी हूं कि उन्होंने नागपुर, पुडुचेरी और चंडीगढ़ 3 शहरों के स्मार्ट सिटी की दिशा में उन्होंने हमारे साथ काम करने का निर्णय किया है। मैं उसका स्वागत करता हूं और वो आने वाले दिनों में, क्योंकि ये उनकी विशेषता है, ये विशेषता हमारे देश में जब आती है तो हमारे देश को भी काफ़ी लाभ मिलता है, हमारी नई पीढ़ी को लाभ मिल सकता है। विकास की दिशा में मैं बताता हूं कि भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, अब बताइए आप, हमारे यहाँ हमें 50 मिलियन से ज़्यादा हाउसिंग का बहुत बड़ा काम करना है। यानी एक प्रकार से एक नया देश हमें निर्माण करना है विद इन इंडिया। इतनी बड़ी मात्रा में गरीबों को मुझे घर देने हैं। 2022 का लक्ष्य है। बहुत बड़ी मात्रा में विदेश से लोग आ सकते हैं। मैं राष्ट्रपति जी का इसलिए भी बहुत आभारी हूँ कि अभी वो बता रहे थे कि तुरंत में ही हम हर वर्ष $1 बिलियन हिंदुस्तान में लगाएंगे और आने वाले दिनों में हम बढ़ाएंगे। मैं इसका स्वागत करता हूं उनके इस निर्णय का। हम विकास के लिए फ्रांस के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं और जिस दिन पेरिस में आतंकवाद की घटना हुई, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि इस बार हमारे रिपब्लिक परेड के मेहमान के रूप में फ्रांस ही होना चाहिए, ताकि हम मानवता के लिए साथ साथ काम करने वाले लोग हैं और वो आज हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं फिर एक बार चंडीगढ़ आने के लिए, पूरी सीईओ की टीम को चंडीगढ़ लाने के लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और दोनों देश के सीईओ को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरा एक ही मंत्र है, विकास विकास विकास। 21वीं सदी के अनुकूल अपग्रेडेड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेड, क्वालिटी लाइफ अपग्रेडेड। इन सारे कामों के लिए हम कंधे से कंधा मिला करके काम कर सकते हैं। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, Honorable Prime Minister. On behalf of the entire business community of France and India, I would like to convey our heartfelt thanks to President Hollande and Prime Minister Shri Narendra Modi for being a source of inspiration and motivation. Our economic partnership has reached a new height today, which will brighten the lives of citizens of both countries. With this, we conclude today's business summit. May I request you all to be kindly seated. The two leaders will depart first. Thank you very much for joining us.